हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। तो इस वीडियो में हम पिछली कक्षा को कंटिन्यू करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे। क्या देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यह पिछले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। इसके बाद एक और इसी के जब चरणों में हम उपयोग करते हैं इसका, जिससे मासा निकालने के लिए किया जाता है, और वह बन जाता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है। तो इससे क्या निकाला जाता है? दो या अधिक संख्याओं का मासा निकाल सकते हैं। मासा निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इससे मासा निकालते हैं। फिर हमने इन दोनों शब्दों को भी समझा था। प्रमेयिका क्या होती है? पहले से सिद्ध किया गया कथन होता है जिसका प्रयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। एल्गोरिथम क्या होता है? तो एल्गोरिथम वह होता है, यह किसी कार्य को करने के जो चरण होते हैं उनके समूह को ही क्या कहा जाता है? एल्गोरिथम कहा जाता है। यहाँ पे यूक्लिड विभाजन जो प्रमेयिका है उसी से एल्गोरिथम बनता है, तो इसे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का नाम देते हैं। ठीक है, तो एक आध दो शब्द और यहाँ पे आ गए थे। जैसे एक व्यक्ति जो है यहाँ पे यूक्लिड, इन्हें ज्यामिति का जनक माना जाता है। और इनकी एक किताब का नाम था एलिमेंट्स। ये किताब आपने कल यहाँ पे हमने लिखा भी था, तो एलिमेंट्स नाम से इनकी किताब थी। ठीक है, तो इन्होंने बाकी शब्दों का यहाँ पे जिक्र किया है। ठीक, तो आइए आज बात करते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की। ठीक है, देखिए अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। फंडामेंटल लेमा ऑफ क्या? अर्थमेटिक। ठीक है, तो आप देखिए इसको समझने से पहले हमें दो संख्याएं जाननी पड़ेंगी। एक संख्या है भाज्य संख्या, एक है अभाज्य संख्या। तो इसको अभी रोकते हैं, पहले हम लोग समझते हैं कि भाज्य संख्या क्या होती है। संख्याओं नामक वीडियो में आप देखेंगे तो संख्याएं नाम से एक वीडियो है, उसमें देखेंगे तो ये सब समझाया गया है। यहाँ पे हम हल्का हल्का समझते हैं। भाज्य संख्याएं वह होती हैं जिनके गुणनखंड दो से अधिक होते हैं। अब एक शब्द आ जाएगा इसी में, गुणनखंड क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम सबसे पहले समझेंगे कि भाज्य संख्या कौन है, फिर अभाज्य संख्या समझेंगे, और फिर समझेंगे गुणनखंड क्या होता है, और इस गुणनखंड से पहुंचेंगे हम लोग क्या? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पर। तो आइए इन तीनों शब्दों को पहले समझते हैं। भाज्य संख्या, इसी को बोलते हैं कंपोजिट नंबर। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। और गुणनखंड को क्या बोलते हैं? फैक्टर। ठीक है, तो ये देखिए भाज्य संख्या क्या होती है। भाज्य संख्या जिसके दो से अधिक गुणनखंड होते हैं उसे भाज्य संख्या कहते हैं। या फिर आप कह सकते हैं जो संख्याएं स्वयं व एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं। अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं। भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में अगर लिखना चाहें तो आप लोग क्या लिख सकते हैं बताइए। जैसे यहाँ पे 4 हो जाएगा, यह देखिए 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा। ठीक है, और 8 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, डॉट 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 और भी मिल जाएगा। ठीक है, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? जो संख्याएं, इसको विस्तृत पढ़ना होगा तो आप लोग पीछे वीडियो जो प्लेलिस्ट में है बेसिक मैथ्स नाम से, उसमें जाके देख सकते हैं। संख्याएं नामक टॉपिक से बना हुआ है वीडियो। जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त
एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहां पे 2 हो जाएगा। देखिए 2 केवल 1 से कटेगा और किससे कटेगा, 2 से। और यहां पे 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, डॉट 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 और भी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे यह देखना है कौन कौन संख्याएं केवल 1 से और वह स्वयं से कट रहा है, तो उसे हम कहेंगे कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या। क्या कहेंगे, अभाज्य संख्याएं। यहाँ पे संख्याएं लिख देते हैं, अभाज्य संख्याएं, और यह क्या है, भाज्य संख्याएं। ठीक, यहां पे फिर से एक बार अगर आप जानना चाहें तो एक बार यहीं पे देखिएगा हल्का सा। अगर हम बात करते हैं भाज्य संख्याओं की, तो जैसे यहां पे हमने लिख दिया 4, क्या लिखा, 4, 4 1 से कटा, 2 से कटा और स्वयं से कटा। तो एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी कट जाएगा, तो वह कैसी संख्या होगी, भाज्य संख्या। इसके बाद हम बात करें अगर 2 की, 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और केवल 2 से कटेगा। तो इस यहाँ पे देखिए 1 और 2 से ही केवल कट रहा है। जो संख्याएं स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें हम कैसी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। आपको पिछले वीडियो में जिसमें हमने यह पढ़ाया, संख्याएं पढ़ाया, उसमें बताया है कि अभाज्य संख्याओं मतलब जिसको अपनों ने लूटा मतलब एक अपना होता है सभी का, ठीक है, और बाकी स्वयं। ठीक है, जिसको अपनों ने लूटा वह अभाज्य संख्या, जिसको अपनों के साथ साथ गैरों ने भी लूटा उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे अपने के सिवा कौन आ गए, गैर। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसको। अब यहीं से एक चीज और बता दीजिए, जैसे 4 लिखा था, 4 के गुणनखंड, यहाँ पे 4 किससे कटा, 1 से कटा, 2 से कटा और किससे कटा था 4 से। ठीक है, यह कोई संख्या जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है उससे ही उसका गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, कोई संख्या जिन संख्याओं से विभाजित हो जाती है उस संख्या के वे संख्याएं क्या कहलाती हैं, गुणनखंड। तो यह सभी गुणनखंड हैं किसके, 4 के। यह सभी संख्याएं 4 के क्या हैं, गुणनखंड हैं। अगर हम बात करें यह सभी संख्याएं 4 के गुणनखंड है, तो बताइए जो भाज्य संख्याएं हैं, 4 एक भाज्य संख्या है, इसमें गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक हो रही कि नहीं। तो जो भाज्य संख्याएं होती हैं उसमें गुणनखंडों की संख्या 2 से अधिक होती है। इसलिए परिभाषा बनती है, वे संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं जिनके केवल और केवल कितने गुणनखंड होते हैं, 2 गुणनखंड होते हैं, उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। अब एक चीज और फंसती है यहाँ पे, गुणनखंड की बात आ जाती है। तो गुणनखंड के बारे में समझिए। तो अब ये यहाँ पे बता दिया गुणनखंड क्या होता है, कि जो संख्याएं, अगर कोई संख्या लिए हैं, जिन जिन संख्याओं से वह संख्या कट जाएगी, वही जो संख्याएं इनको काट रही हैं, इसको काट रही हैं, वही क्या कहलाएंगी, गुणनखंड कहलाएंगी। तो क्या लिखेंगे परिभाषा, वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, तो वे संख्याएं दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती हैं। गुणनखंड कहलाती है। ठीक है, जैसे यहां पे हमने लिख लिया 6 किससे कटा, 1 से कटा, 2 से कटा, 3 से कटा और किससे कटा, 6 से खुद कटा। ठीक है, तो इनसे कट रहा है, यानी 1 2 3 6 के क्या है, गुणनखंड है। 6 के क्या है, गुणनखंड है। कभी कभी अब जब आधारभूत प्रमेय पढ़ लेंगे, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, उसमें बताया जाएगा कि सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ पे आपको 6 लिखना है, 6 को जब हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 गुणे 6 बराबर हम लिख सकते हैं 1 गुणे 2 गुणे
3 लिख सकते हैं कि नहीं। तो यह हो जाता है अभाज्य गुणनखंड। लेकिन एक चीज और, यहाँ पे जब अभाज्य गुणनखंड किसी संख्या को लिखने कहता है तब हम उसमें 1 को शामिल नहीं करते हैं, क्योंकि 1 ना तो भाज्य संख्या है ना ही अभाज्य संख्या। गुणनखंड है लेकिन ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है। यहाँ पे हमने लिखा है केवल कि गुणनखंड है लेकिन ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य है, इसलिए जब किसी संख्या कहता है अभाज्य गुणनखंड करिए, अभाज्य गुणनखंड करिए, तो उसमें हम 1 को नहीं लिखते हैं। यानी अगर 6 का अभाज्य गुणनखंड करना है तो हम लिखेंगे 6 बराबर 2 गुणे 3, 1 गुणे 2 गुणे 3 नहीं करेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए कहे, अगर केवल गुणनखंड करने के लिए कहे तो 1 गुणे 2 गुणे 3 लिखेंगे, लेकिन अभाज्य गुणनखंड कहे तो केवल 2 गुणे 3 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, तीनों हमने देख लिया। सबसे पहले तो यहाँ पे पहला हो गया भाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं व 1 के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित होती हैं, क्या कहलाती हैं? भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 8, 6, बाकी और भी लिख सकते हैं। अभाज्य संख्याएं, जो संख्याएं स्वयं एवं 1 के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है? 2 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है? 4 होती है। ठीक है, और 2 केवल एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि सम के साथ साथ अभाज्य भी है। अभाज्य होने के साथ साथ सम संख्या भी है, बाकी ऐसी संख्याएं नहीं है। ठीक है, तो जो सम के साथ साथ अभाज्य हो ऐसी संख्याएं नहीं है, केवल किसके अलावा? 2 के अलावा। गुणनखंड क्या होता है? तो वे संख्याएं जो किसी दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित कर देती हैं, तो वे संख्याएं दी गई संख्या का गुणनखंड कहलाती है, फैक्टर कहलाती है। तो सबसे पहले आप लोग यह बातें उतार लीजिए, फिर हम आते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की तरफ। तो आइए देखते हैं अब आगे। एक चीज और देखना है, गुणनखंड वृक्ष, उसको भी देख लीजिए। फिर हम चलेंगे आधारभूत प्रमेय पर। तो सबसे पहले देख लेते हैं गुणनखंड वृक्ष, अंग्रेजी में बोलते हैं फैक्टर ट्री। ठीक है, तो देखिए क्या होता है। तो हम जब हम गुणनखंड की श्रृंखला को वृक्ष के रूप में दिखा देते हैं। ठीक है, देखिए जब गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड, जब गुणनखंड की श्रृंखला को वृक्ष रूप में दिखाया जाए तो उसे गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। ठीक है, देखिए जब गुणनखंड की श्रृंखला को वृक्ष रूप में दिखाया जाए तो उसे गुणनखंड वृक्ष कहते हैं। जैसे हम 12 का गुणनखंड करना, तो हम 12 को ऐसे लिख लेंगे, 12 का सबसे पहले काटेंगे 2 से कट जाएगा, तो अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिखना होता है। तो 2 गुणे कितना आ जाएगा? 6। ठीक है, 2 से काटेंगे तो जैसे सबसे छोटी संख्या से काटते चलिए, तो यहाँ अभाज्य संख्या आ गई कौन? 2। अब यहाँ 2 से काटे हैं तो क्या आया? 6 आया। अब यह देखिए, यह तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, अब इसको काटिए, 6 किससे कटेगा? 2 से कट जाएगा। फिर आया 2, 2 तिहाई 6, यहाँ 3 आया। अब 3 भी अभाज्य संख्या हो गई, अब नहीं काटेंगे। तो इसी प्रकार से हम काटते हुए चलते हैं। तो जैसे और ले लीजिए 18 काटिए, 2 से कट जाएगा, 2 9 18, तो यहाँ आ गया 9। यह 2 अभाज्य संख्या है लेकिन 9 भाज्य संख्या है। ठीक है, इसको काटिए और, तो यह कट जाएगा, 2 से नहीं कटेगा, 3 से कटेगा, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9। अब देखिए 3 भी अभाज्य संख्या आ गई, तो इसे कहेंगे देखिए वृक्ष गुणनखंड। इसे क्या कहते हैं? वृक्ष गुणनखंड। तो यह आपका एग्जाम्पल रहा। ठीक है, जल्दी से नोट करिए इसको। आइए अब देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो यह हो गया यहां तक। यह इसके लिए एक आधार तैयार किया जा रहा था, क्या? किसके लिए? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के लिए। तो यहाँ पे प्रमेय के लिए थियरम शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो देखिए अंग्रेजी में क्या हो जाएगा? अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के लिए क्या हो जाएगा? तो आप लिख सकते हैं, यहां पे लिख दें, फंडामेंटल थियरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, देखिए
अब यहाँ पे देखिएगा क्या होता है यह। अब अंकगणित में जो आधारभूत प्रमेय है वह क्या है कि अगर कोई भाज्य संख्या है, अगर कोई भाज्य संख्या है, जैसे मान लेते हैं 4 है, भाज्य संख्या क्या है 4 है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 4 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2। अगर 6 है तो इसे क्या लिख सकते हैं 2 गुणे 3। अगर हमारे पास 9 है तो हम उसे लिख सकते हैं 3 गुणे 3। अगर हमारे पास 12 है तो हम लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। यानी देखिए किसी भी भाज्य संख्या को हम किस रूप में लिख दिए हैं, 2 कैसी संख्या अभाज्य, 2 कैसी संख्या अभाज्य, 2 अभाज्य, 3 अभाज्य, यहाँ पे अभाज्य, यहाँ पे अभाज्य। यानी हम किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्रम बदल दें, अगर 3 गुणे 2 गुणे 2 लिखें तो भी आएगा 12, गुणनखंड बनेगा कि नहीं बनेगा, तो क्रम को बिना ध्यान में रखते हुए, ठीक है, तो सभी भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, और वे अभाज्य संख्याएं चाहे जिस क्रम में भी हो चलेगा। ठीक है, देखिए तो किसी भी भाज्य संख्या को तो इस प्रमेय के अनुसार क्या है, इस प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यही आपकी मुख्य प्रमेय यहीं तक है। ठीक है, अब इसमें अंत में जोड़ सकते हैं कि इसमें क्रमों का ध्यान नहीं रखा जाता या इनमें क्रमों को ध्यान में रखना आवश्यक नहीं है, तो लिख सकते हैं यहां अभाज्य संख्याओं को जो गुणनखंड में आ रही हैं सभी अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है, अभाज्य संख्याओं को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है, यहाँ अभाज्य संख्याओं को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। यही क्या है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है। जैसे अभी यहाँ पे लिखे थे ना 12 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा। आपको हमने अभी बताया था कि हम 1 गुणे भी लिख सकते हैं, लेकिन फिर यह क्या रहेगा, अभाज्य नहीं है, ना तो भाज्य ना ही अभाज्य है, तो हम इसको 1 को हटा लेंगे तो हमें केवल मिलेगा क्या, 12 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3। यह है अभाज्य गुणनखंड, यह सभी अभाज्य संख्याएं, इसलिए यह क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है, इस प्रमेय के अनुसार किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। आप इतना ही लिखना है, ठीक है, आपको इतना ही जानना है, किसी भी भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यहाँ अभाज्य संख्याओं को किसी भी क्रम में रखा जा सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे यह हो गया, ठीक है, या फिर आप इसी को क्या लिख सकते थे, 3 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते थे, या 2 गुणे 3 गुणे 2 भी लिख सकते थे। क्रम चाहे जो हो, अभाज्य संख्याओं का गुणनफल ही फिर क्या बन जाता है, भाज्य संख्या, मतलब भाज्य संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, आया होगा समझ में, इसको उतार लीजिए पहले। आइए अब देखते हैं अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हुए लासा और मासा निकालना, जिसे आप कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि, तो आइए समझते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा यानी कि एलसीएम व मासा
यानी HCF निकालना। ठीक है, देखिए यहां पे इसका मतलब होता है लघुत्तम समापवर्त्य, इसका मतलब होता है महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक। ठीक है, और HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, LCM लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई या मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां पे देखिए इसके द्वारा हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा व मासा निकालने के लिए आता है। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है, तो अंकगणित की जो आधारभूत प्रमेय है उसी का प्रयोग करके जब हम लासा और मासा बताते हैं तो उसे कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लासा और मासा। ठीक है, तो आपको सीधा सा याद रखना है, यहाँ पे हम कुछ लिखवाएंगे नहीं, यहाँ पे उदाहरण से हम समझेंगे, केवल इतना जानना है कि अभाज्य गुणनखंड विधि क्या है। तो जब लासा और मासा निकालने के लिए हम अंकगणित की आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हैं तो उसे ही कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। तो आइए देखते हैं दो संख्याओं का मासा, तो दो या दो से अधिक संख्याओं का मासा इससे निकल सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज जानना है, देखिए अगर हम घातांक के रूप में हम गुणनखंडों को व्यक्त करेंगे, घातांक के रूप में, अभी उदाहरण से समझाएंगे। पहले यहां देखिए अभाज्य जो गुणनखंड आएगा, जो अभाज्य गुणनखंड आएंगे, अभाज्य गुणनखंड आएंगे, तो अभाज्य गुणनखंड में जिसकी घात सबसे ज्यादा होगी, अधिक घात के लिए देखिए मासा के लिए अधिक घात वाला लासा के लिए लेंगे, लासा के लिए अधिक घात और मासा के लिए सबसे छोटी घात, सबसे छोटी घात। ठीक है, अब यह कैसे समझ में आएगा, तो उदाहरण से समझते हैं। पहले यह आप देख लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड से अगर लासा निकालना है तो जो सबसे अधिक घात वाला होगा उसे हम लासा में प्रयोग करेंगे, और जो सबसे छोटी घात वाला होगा, सबसे कम घात का जो होगा, उसे हम मासा में प्रयोग करेंगे, घात के साथ, घात के साथ। तो इसको समझिए, पहले यहां से इसको हटाते हैं। जैसे आ गया 12 और 18 का, 12 और 18 का मासा व लासा बताइए, मासा व लासा बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले करेंगे हम लोग इसका अभाज्य गुणनखंड, 12 और 18 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो आप बताइए 12 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा, 2 गुणे 2 गुणे 3 होगा कि नहीं होगा, होगा। या फिर इसी को लिख सकते हैं घात के रूप में, जो घातें समान है गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो एक यहाँ एक यहाँ, तो 2 की घातें 2 गुणे कितना 3। ठीक है, अब फिर 18 को लाइए, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 गुणे 3 गुणे 3, तो यहाँ 2 अकेले हैं, तो यहाँ पे 1 लिख सकते हैं इसकी घात को, और यहाँ पे देखिए 3 की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी, नहीं हो जाएगी। तो 18 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 3। अगर नहीं निकालने आता है तो ऐसे करके निकाल सकते हैं, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, इन तीनों का मल्टीप्लाई जो होता है यही अभाज्य गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे जो भी आ गया अभाज्य गुणनखंड हो जाता है। देखिए, तो अगर हमको लिखना है लासा, अगर हमको लिखना है LCM, क्या लिखना है LCM, तो 12 और 18 का लासा, जब भी लासा निकालना होगा तो बड़ी घात चुनेंगे, जब भी मासा निकालना होगा छोटी घात चुनेंगे, और इन चुनने के बाद जो घातें बच जाती हैं उनको भी लिख लिया जाता है। घातों को नहीं चुनना, घातों को चुनना है संख्याओं के साथ। तो बड़ी घात यहाँ देखिए 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो दोनों में सबसे बड़ी घात किसकी है, इसकी, तो हम लिख लेंगे 2 की पावर 2। तो यह दोनों अब खत्म हो गए, दोनों खत्म हो गए। अब यहाँ पे देखिए 3 की घात 1 है, 3 की घात 2 है, तो इसमें चुनेंगे तो 3 की घात बड़ी वाली कौन है, 3 घातें 2 है, तो इस प्रकार से चुनते हैं। तो यह हो जाता है 2 दूना 4, और यह होता है 3 त्रिका 9, और गुणा करते हैं तो 36। तो लासा कितना हो गया 12 और 18 का 36। मासा की बात करते हैं, आइए, तो छोटी घातों को चुनते हैं, मासा के लिए छोटी घातों को चुनते हैं। ठीक है, तो 2 की घात, सब पहले तो खोजेंगे समान कौन कौन है, पहले खोजेंगे समान कौन कौन है, तो 2 2 समान हो गया, बड़ी घात 2 है, छोटी घात 1 है, तो 2 की घातें 1, 2 की घातें 1। इसके बाद 3 की घातें 2 है, 3 घातें 1 है, तो गुणे 3 की घातें 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 की घात 1 होगी तो 2 ही आएगा, 3 की घातें 1 होगी 3 ही आएगा, कितना हो जाएगा 6। तो यहाँ पे जो मासा आ जाएगा यह कितना आ जाएगा 6, तो यह मासा हो गया, और 36 क्या हो गया, लासा हो गया। ठीक है, इसी प्रकार से अन्य संख्याओं का लासा और मासा ज्ञात कर सकते हैं। जैसे एक आध उदाहरण और देख लेते हैं।
जैसे आ जाए 48 का और 100 का, 48 और 100। अब यहां पे देख लेते हैं 48 का जो अभाज्य गुणनखंड बनेगा वह क्या बनेगा। तो यहां से बन जाएगा, यह कितना कटेगा 24, फिर 2 से काटेंगे कितना बनेगा, कितना बन जाएगा देख लीजिए 12, और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 6, फिर 2 से काटेंगे तो 3, और 3 से काटेंगे तो 1। तो यहाँ पे हम सीधे लिख सकते हैं 1 2 3 4, तो 2 की घाते 4, 48 को लिख सकते हैं 2 की घाते 4, और गुणे कितना 3 और 3 की पावर 1। अब इसी प्रकार 100 को लिखना हो तो क्या लिखेंगे बताइए। 100 को काटना हो तो फिर वैसे ही प्रक्रिया अपनाएंगे, 2 50 आया, फिर 2 से काटेंगे तो 25 आया, फिर 5 से काटेंगे तो 5 आया, फिर 5 से काटेंगे तो 1 आया। तो यहां पे करेंगे तो 2 की पावर 2 गुणे 5 की पावर 2। ठीक है, तो यहां से देखिए हमने घात के रूप में डायरेक्ट लिख लिया। लासा क्या आएगा, यानी एलसीएम क्या आएगा। लासा मतलब बड़ी घात चुनना है, लासा मतलब क्या है, बड़ी घात चुनना है, लेकिन समान संख्याओं को देखकर। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों समान है क्या, बिल्कुल समान है। तो इसमें सबसे बड़ी घात किसकी है, 2 की घात 4 वाला, तो 2 की पावर 4 लिखेंगे गुणे क्या। अब देखिए 3 के समान यहाँ कुछ है नहीं है, तो 3 वाला ऐसे ही उतर जाएगा। बड़ी घात क्या है, छोटी घात क्या है, सब बड़ी घात। जब अकेले है तो वह बड़ा है, जैसे रेस में कोई एक ही व्यक्ति भाग रहा है तो वह अपने आप में क्या है, सबसे आगे है। तो 3 अकेले भाग रहा है तो 3 की घात 1 रहे चाहे 2 रहे, अगर यहाँ पे 1 ही लिख दिया गया, अब कोई और है ही नहीं तो टक्कर में बड़ा हो गया, तो 3 की पावर 1, छोड़ना किसी को नहीं है। ठीक है, चाहे जैसे 5 की पावर 2। अब यहाँ पे देखिए 5 भी अकेले दौड़ रहा है तो यह भी 2 बड़ा है, तो 5 की पावर 2। ठीक है, तो यह हो गया इसका एलसीएम कितना बताइए। 2 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, फिर यह 3 हो जाएगा और गुणे 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16 तियां कितना हो गया 48, और गुणे कितना हो गया 25। ठीक है, अब यहाँ पे और गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए। 25 चौक के 100 होता है, 25 अट्ठे 200, 25 अट्ठे 200, और 20 बच गया आपके पास। ठीक है, 20 बच गया, तो और 25 चौक के फिर कितना हो जाएगा 100, और 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा, यानी कि 1200। यानी 48 और 25 का गुणा कर लिए हैं, कितना आ गया है 1200। अगर आपको गुणा करने में दिक्कत हो तो 48 को हम लिख सकते हैं 50 माइनस 2, और फिर गुणा कर लीजिए 25 का, 25 बच्चे 125, 25 बच्चे 125, यह हो गया 1250 माइनस 50 दुना 25 दुना 50, और घटा लीजिए फिर 1200 आ जाएगा। ऐसे आसान किया जा सकता है। ठीक है, देखिए तो यह हो गया 1200, कितना आ गया 1200, तो एलसीएम आ गया 1200। फिर बात बचती है यह सीएफ की, यानी मासा की। मासा में सबसे छोटी घात को चुना जाता है, तो छोटी घात को चुनिए, आइए देखिए क्या बनता है। तो अब देखिए सबसे छोटी घात यानी 2 की सबसे छोटी घात कौन बनेगी, 2 बनेगा। कौन बनेगा 2। तो यहां पे देखिएगा, और एक बात और याद रखना है, जो कॉमन होगा वही लाना है। यहां पे जो बचेगा उसको नहीं खींचना है। जो कॉमन होगा, दोनों में कॉमन हो और उसमें भी सबसे छोटा हो, उसी को खींच के लाना है। अब यहां पे देखिए दोनों में कॉमन कौन है, 2 है। क्या 3 कॉमन है, नहीं है। 5 कॉमन है, नहीं है। तो मासा केवल इससे निकलेगा, मासा केवल 2 से निकलेगा, और सबसे छोटी घात लानी है, और सबसे छोटी घात 2 है, तो 2 की घातें 2 हो गया, 2 दूना 4, यही हो गया आपका मासा। ठीक है, तो मासा के लिए याद रखना है, जो कॉमन होगा उसमें सबसे छोटी घात खोजनी, सबसे छोटी घात खोजनी है। लासा के लिए सबको उठा के भर लेना है एक झोला में, लेकिन सबसे पहले बड़ी घात चुनना है, और जो अकेले बच जाएगा तो खुद है बड़ा रहेगा। ठीक है, तो लासा के लिए ऐसा करना है। मासा के लिए केवल दोनों में कॉमन ढूंढना है, और उसमें भी किसकी घात छोटी है उसे ढूंढना है, और उसके बाद उसको लिख लेना है, और वही हो जाएगा मासा। लासा के लिए क्या करना है, फिर से देख लीजिएगा। लासा के लिए करना है, सभी को झोला में भरना है, लासा होगा, लेकिन पहले जो कॉमन है उनकी बड़ी घात चुनना है, और जो बच गए हैं उनको लिख लेना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लासा मासा निकालने के लिए जब किसका प्रयोग करते हैं, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का प्रयोग करते हैं, तो उसे ही कहा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो यहां पे हम इसको मिटाते हैं, समझ में आ गया होगा। तो आइए अब बात करते हैं आगे, जो हमें पाठ पढ़ना है वहां पे हम थोड़ा सा बात करते हैं वास्तविक संख्याओं की। और वास्तविक संख्याओं को आपको पहले ही बता दिया गया था कि जो परमेय संख्याएं हैं और अपरिमेय संख्याएं हैं, उन्हीं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, वास्तविक संख्याएं कहा जाता है। तो वास्तविक संख्याएं
तो आपको पता है कि इसमें कौन कौन शामिल है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं सभी शामिल हैं। वह कौन संख्याएं शामिल हैं? अपरिमेय संख्याएं शामिल हैं। रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स, ठीक है। अब इसमें भी अपरिमेय संख्याओं में भी कई भाग बढ़ जाते हैं, जैसे पूर्णांक का, अपूर्णांक का, ठीक है। तो इस प्रकार से बांट सकते हैं, लेकिन हमको यहाँ पे यह सभी इतनी गहराई में नहीं जानना है, ठीक है। तो अब यहीं पे आते हैं कि जो आपको पढ़ना एक प्रमेय, इनके लिए क्या पढ़ना? एक प्रमेय। इस प्रमेय को जानने से पहले एक चीज और बताइए, क्या आप लोग सह अभाज्य संख्या का नाम सुने हैं? सह अभाज्य संख्या, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ठीक है। देखिए, को प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं बहुवचन में करते हैं। देखिए, सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? यदि दो संख्याओं का मासा एक हो, कितना हो? यदि दो संख्याओं का मासा, यह संख्याएं जो वीडियो है उसमें बताया गया है, यदि दो संख्याओं का मासा एक हो तो उन संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। यदि दो संख्याओं का मासा एक हो तो उन संख्याओं को सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं, ठीक है। यहां पे जैसे अगर हम लिखें 2 और 3, 2 और 3, इनका मासा कितना आएगा? एक आएगा। हम लिखें 4 और 9, 4 और 9, इसमें भी मासा कितना आएगा? एक आएगा। करके देख सकते हैं आप लोग। तो 4 का गुणनखंड होता है अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2, और 9 का कितना होता है? 3 गुणे 3। जब कोई कॉमन नहीं मिलता है तो एक होता है, ठीक है। यहाँ भी कोई कॉमन नहीं मिला तो आप बताइए, अभाज्य गुणनखंड तो कर लिए, ठीक है। डायरेक्ट गुणनखंड लिखिए तो एक आएगा, एक आएगा। तो यहाँ पे जब कुछ कॉमन ना मिले तो कौन मिलता है? एक। तो यहाँ मासा हो जाता है एक, इसलिए यहाँ पे क्या है? 4 और 9 साथ साथ क्या है? सहअभाज्य संख्याएं हैं। जब दो संख्याओं का मासा एक हो जाए, यानी एचसीएफ एक हो जाए, तो हम उन संख्याओं को क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्याएं कहते हैं। क्यों बताया गया है अभी पता चलेगा, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे, तो आइए आगे देखते हैं। प्रमेय 1, ठीक है। यदि ए कोई अभाज्य संख्या हो, अभाज्य संख्या हो तथा पी कोई धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, तो यदि ए कोई अभाज्य संख्या हो तथा पी कोई धनात्मक पूर्णांक हो, तो यदि ए पी स्क्वायर को विभाजित करे, तो यदि ए पी स्क्वायर को विभाजित करे तो ए पी को भी विभाजित करेगी। फिर से पढ़ते हैं, देखिए, यदि ए कोई अभाज्य संख्या हो तथा पी कोई धनात्मक पूर्णांक हो तो यदि ए पी स्क्वायर को विभाजित करे तो ए पी को भी विभाजित करेगी। जैसे समझिए, यहां पे हमने लिखा एक अभाज्य संख्या 2, ए मान लेते हैं यहाँ पे 2 है, ठीक है। और यह काटता है किसे? 4 को। 4 को क्या करता है? विभाजित करता है। 4 को क्या करता है? 4 को नहीं विभाजित करता है, इसके वर्ग को। धनात्मक पूर्णांक लेना है कोई भी, ठीक है। तो यहाँ 16 को मान लेते हैं, यह 2 क्या करता है? विभाजित करता है। तो यह
इसके वर्गमूल को विभाजित करेगा, यानी जो 4 से यह वर्ग निकला है तो 4 को भी यह 2 विभाजित करेगा। जैसे इसी प्रकार लेते हैं 6, क्या लेते हैं 6, लेकिन 6 एक अभाज्य संख्या नहीं है, तो अभाज्य संख्या लीजिए 3, क्या लीजिए 3। मान लेते हैं यह 6, हमने यहाँ पे 6 ना लिख के हमने लिख दिया यहाँ पे 6 लिखा है और इसका वर्ग लिख दिया 36, तो 3 36 को काटेगा ही, 3 36 को काटेगा ही, यानी कि इसको भी काटेगा, 6 को भी काटेगा। इसी प्रकार हमने लिख लिया 3 नहीं कुछ और लिखते हैं, 5 लिख लिया, क्या लिख लिया 5। यहाँ पे 5 करते हैं और इसका वर्ग करते हैं 25, तो 5 25 को तो काटता ही है, तो क्या 5 को नहीं काटेगा, काटेगा। ठीक है, यह एक तरह से आपको दिमाग में हेर फेर मचाने के लिए प्रमेय है। बाकी यह तो आप जानते हैं कि यहाँ पे अगर यह अभाज्य संख्या है, आप ऐसा करके देख सकते हैं खुद, यह अभाज्य संख्या है, अगर किसी संख्या के वर्ग को काट रही है तो उस संख्या को भी वह विभाजित कर देगी। ठीक है, यह सिंपल सी प्रमेय है। तो यदि कोई संख्या है अभाज्य संख्या, अगर वह किसी संख्या धनात्मक पूर्णांक है उसके वर्ग को काट रही है तो उस संख्या को भी विभाजित कर देगी। ठीक है, तो यह रही आपकी क्या प्रमेय नंबर 1। और यहाँ पर एक प्रमेय और लिखना है, उस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे आगे के भाग में। देखिए प्रमेय नंबर 2 क्या है, प्रमेय नंबर 2 तो देखिएगा, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। यह सिद्ध भी करना होगा, तो अभी हम सिद्ध करके देखेंगे अभी इसको। ठीक है, इसी प्रकार करड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है, करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार से बनते रहेंगे। ठीक है, अपरिमेय संख्याओं के बारे में आप लोग संख्याएं नामक वीडियो में देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हम सिद्ध करना सीखेंगे कैसे आएगा। ठीक, तो इसको उतार लीजिए पहले। तो आइए देखिए प्रमेय नंबर 2 को हम लोग सिद्ध करते हैं। प्रमेय 2 क्या है, करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसको हम सिद्ध करने के लिए एक विधि अपनाएंगे जो कि होगी विरोधोक्ति उत्पन्न विधि। तो इसको हम विरोध से यानी कि विरोधाभास से लेके चलेंगे, यानी इसका उल्टा मान के चलेंगे। मान लेंगे इसको कि यह परिमेय संख्या ही है। अगर कोई परिमेय संख्या होगी तो उसे हम किस रूप में लिख सकते हैं, P बटे Q के रूप में। P और Q क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। ठीक है, साथ में सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। तो देखिए जैसे यहां पे इसको सिद्ध करने के लिए हल क्या लिखेंगे, हल माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। देन करड़ी में 2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, P बटे Q। यानी अगर यह परिमेय संख्या है तो हम इसे P बटे Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहां पे लिख सकते हैं जहां P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं, सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि P और Q में कोई भी गुणनखंड नहीं बचा है। P और Q में कोई भी गुणनखंड नहीं बचा है, सभी गुणनखंड कटे हुए हैं। यानी कि P व Q सहअभाज्य संख्याएं हैं। और सहअभाज्य संख्याओं का मतलब होता है जिनका मासा क्या है, 1। जिनका मासा कितना है, 1। तो P और Q का मासा 1 आना चाहिए, यानी P और Q में कोई भी कॉमन नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, केवल 1। तो आइए बात करते हैं आगे। अगर हम इसको करड़ी हटाना चाहें तो दोनों पक्षों का क्या करने पर, वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या आएगा बताइए। तो यहां हो जाएगा करड़ी में 2 का वर्ग करेंगे 2, P का वर्ग करेंगे तो P स्क्वायर, Q का वर्ग करेंगे तो Q स्क्वायर। ठीक है, या यहां पे इसके बटे 1 लिख सकते हैं, 1 का P स्क्वायर में गुणा करेंगे तो P स्क्वायर, और यहां हो जाएगा बराबर 2Q स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं। अब यहीं पे देखिए, अगर P स्क्वायर के गुणनखंड में आता है 2, यानी यह 2P स्क्वायर को क्या करेगा, विभाजित करेगा। लिखेंगे इसलिए 2P स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, देन अब वह प्रमेय लगा लीजिए पहली वाली। तो 2P को भी, 2 कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या है। ठीक है,
दो p को भी पूर्णतः विभाजित करेगी, अर्थात इसका एक क्या होगा, गुणनखंड। अर्थात यहां देन p, दो p को भी पूर्णतः विभाजित करेगा। ठीक है, अब देखिए अगर यह p को दो विभाजित कर दे, अगर p दो को विभाजित कर दे माने p में दो से भाग देंगे तो कट जाएगा पूरा पूरा। अब मान लेते हैं कटने के बाद क्या आ गया, यम। मान लेते हैं कटने के बाद क्या आ गया, यम। तो हम इसे देन p बराबर क्या लिख सकते हैं, p बराबर 2m, p बराबर 2m। इसको बना लेंगे समीकरण नंबर 1। अब p बराबर 2m बनवा समीकरण 1 में रखने पर, p बराबर 2m समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर अब बताइए कितना मिलेगा। अगर p का मान हम समीकरण 1 में रखें तो यहां पे आ जाएगा p स्क्वायर लिखा है, तो 2m का स्क्वायर, 2m का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 2q स्क्वायर। 2q नहीं है, 2q। ठीक है, अब इसका वर्ग करिए तो 4 और m का स्क्वायर करेंगे तो m स्क्वायर बराबर 2, यहां पे हो जाएगा q स्क्वायर। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, तो 2 दूना 4 हो गया, तो यह बना 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर हो गया। या फिर लिख सकते हैं q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर। अब देखिए q स्क्वायर के गुणनखंड में कौन आ रहा है, 2 लिखेंगे, इसलिए 2 q स्क्वायर को विभाजित करेगा। यहां पे देखिए गुणनखंड के रूप में आ रहा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं इस प्रकार से, q स्क्वायर बराबर 2 गुणे यम। यानी अगर q स्क्वायर का गुणनखंड 2 है तो यानी 2 इसको पूरा पूरा क्या करेगा, विभाजित करेगा। गुणनखंड की परिभाषा में ही पढ़े हैं। ठीक है, तो यह q स्क्वायर को काटेगा। और प्रमेय नंबर 1 जो पढ़े हैं वह कह रहा है कि अगर कोई अभाज्य संख्या किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग को काटती है तो उस पूर्णांक को भी काटेगी। तो यहां पे यह हो गया, फिर 2 q स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करेगा। देन 2 q को पूर्णतः विभाजित करेगा। लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे हमने यहां पे छोड़ दिया तो आप लिख देंगे 2 q को पूर्णतः विभाजित करेगा। अब आगे नहीं बढ़ना, फिर q बटे 2 कर दीजिए। हमें केवल 2 ही संख्याएं थी ना हमारे पास, p और q। हमने दोनों के लिए लाया कि 2 जो है यह p को भी विभाजित कर रहा है और 2 q को भी काट रहा है। p को भी 2 काटेगा और q को भी 2 काटेगा। इसका मतलब है 2p और q दोनों का गुणनखंड है। अभी आपने कहा कि p और q सहअभाज्य संख्याएं हैं, और सहअभाज्य संख्याएं तो इनका मासा कितना आना चाहिए, 1। अगर यह दोनों संख्याएं p और q 2 से भी कट जाएं, इसका मतलब इनका मासा कितना होगा, 2 होगा। यानी उभयनिष्ठ गुणनखंड कितना होगा, 2 होगा। इसका मतलब जो आपने कल्पना की है वह क्या है, गलत है। क्या है, गलत है। अतः जो आपने परिमेय माना है वह गलत है, इसलिए यह संख्या क्या है, अपरिमेय है। तो देखिए 2 q को विभाजित करेगा, अर्थात 2 p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। अब यहां पे आगे जोड़ेंगे, देखिए तो नीचे जगह नहीं ऊपर लिखते हैं, 2 p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, अतः या लिख सकते हैं इसलिए हमारी परिकल्पना, जो हमने माना हुआ क्या है, परिकल्पना, इसलिए हमारी परिकल्पना गलत है, गलत है। अतः करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए थोड़ा सा लेंदी तो है लेकिन फिर भी समझ में आ जाएगा। करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अगर आपको सिद्ध करने के लिए आता है, अगर यह सिद्ध करने के लिए आता है तो आप क्या करेंगे, तो आप जो करेंगे आप पहले उसको परिमेय मान लेंगे। क्या है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे एक अपरिमेय संख्या है। एक कैसी संख्या करड़ी में 2, अपरिमेय संख्या है। ऊपर तो लिखा है ना, सही था, सॉरी, यहाँ पे तो माना है ना, परिकल्पना की है। ये जो मानते हैं इसे परिकल्पना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिकल्पना। तो माना करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। अगर परिमेय संख्या तो इसे p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां p और q क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। सहअभाज्य
संख्याएं या पूर्णांक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे आगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करड़ी गायब, और यहाँ गया 2 बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। 2/1 लिख सकते हैं, तो 1 का गुणा किया पी स्क्वायर में, तो पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। यानी कि अगर हम पी स्क्वायर को लिखते हैं, पी स्क्वायर को लिखते हैं, पी स्क्वायर बराबर तो मिलता 2 गुणे क्यू, यानी पी स्क्वायर के गुणनखंड में 2 आ रहा है, यानी 2 पी स्क्वायर को काटेगा। अगर 2 पी स्क्वायर को काटेगा तो 2 पी को भी विभाजित करेगा। इसका मतलब 2 पी का क्या है, गुणनखंड है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर यह पी को काट रहा है 2, पी को अगर 2 काट रहा है तो हम लिख सकते हैं पी बटे 2, और काटने पर पूर्णतः विभाजित कर रहा है, जिसका मतलब कुछ ना कुछ आएगा। तो हमने मान लिया क्या आया है, यम आया है। तो हमने मान लिया यम आया है, तो हम p बराबर कितना लिख सकते हैं, 2m। यह p बराबर 2m मनवा समीकरण नंबर 1 में रखने पर, जब हमने इसमें रखा है तो हमको मिला है 2m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर। तो इसका वर्ग किया तो 4 आ गया, और यह कटा है तो 2 आया है। ठीक है, 4m स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, 2 से 4 को काटे हैं तो 2 आ गया। ठीक है, फिर 2m स्क्वायर बराबर q स्क्वायर, लेकिन हमको यहाँ पे p स्क्वायर बराबर मिला था, अब q स्क्वायर बराबर लाना है। तो q स्क्वायर बराबर 2m स्क्वायर, हमने जब देखा तो 2 इसका भी गुणनखंड आ रहा है q स्क्वायर का, तो यानी 2 q स्क्वायर को पूर्णतः विभाजित करेगा, देन 2 q को भी विभाजित करेगा। अर्थात 2 p व q दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, यानी दोनों काट रहा है तो दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड हो गया। अब हम बात करेंगे, इसलिए जो हमारी परिकल्पना है कि सहभाज्य संख्याएं हैं p और q, क्या है, गलत है। अतः कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, यह हो जाएगा प्रूव्ड दैट। ठीक है, तो उतार लीजिए इसको, यह मत उतारिएगा, डिजाइन उतारिए इसको। उम्मीद है उतार लिया होगा इसे और समझ में भी आया होगा। तो ठीक है, इस वीडियो में हम यहीं तक रखते हैं, और मिलेंगे फिर अगले वीडियो में दशमलव प्रसार के साथ। ठीक है, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार, उसके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।